नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। तो आज इस लेक्चर में हम अर्थात इस प्रैक्टिस सेट में शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जैसे जो सिद्धांत है, भूकंपीय संबंधित जो सिद्धांत है, क्या जो तरंगे हैं उनको क्या कहते हैं, और पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम कैसे जान पाते हैं, क्या स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का, तो एक एक करके अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किनके मध्य पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को भी डिकोड करेंगे, फिर उसके बाद चारों ऑप्शनों को भी डिकोड करेंगे। तो देख लीजिए, कह रहा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे जो शब्द है क्या, डिसकंटिन्यूटी, क्या डिसकंटिन्यूटी, इसका अर्थ पहले पता होना चाहिए आपको। गुटेनबर्ग क्या है, ठीक है, तो किनके मध्य पाया जाता है, अर्थात ये जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता है दोस्तों, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये किनके बीच में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, ऊपरी क्रोड, निचला क्रोड, बी है मेटल क्रोड, सी है पर्पटी मेटल, डी है ऊपरी मेटल तथा निचला मेटल। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी है, मेटल तथा क्रोड। क्रोड को ही कोर कहा जाता है, क्या क्रोड को ही दोस्तों कोर भी कहा जाता है। तो किसी भी ऑप्शन मान लीजिए आगे जो एग्जाम होगा हो सकता है मेटल तथा कोर भी दे दे। तो अब यहाँ पे पहले हम एक करके यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि किसे कहते हैं, क्या डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है क्रम को तोड़ना, ठीक है, या कोई चीज़ जो लगातार चल रहा है उसे तोड़ के दूसरी चीज़ को चलाना। जैसे थोड़ा सा उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे सभी लोग जानते होंगे गेहूं, एक तरफ इधर क्या है, ये है गेहूं, क्या ये है गेहूं, इधर क्या है दोस्तों, यहाँ पे है चावल, क्या यहाँ पे है चावल, यहाँ पे है चावल, ठीक है, ये है चावल, ये है गेहूं। तो मान लीजिए चावल इधर रखा है इस क्षेत्र में, तो और यहाँ इसी क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में, गेहूं वाले क्षेत्र में इधर, तो इनके बीच में यही तो है दोस्तों, जो ये रेखा बना रहा है, ठीक है, यही जो सीमा है गेहूं और चावल के बीच में जो ये सीमा है, इसी को क्या कहा गया है, इसी को पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डिसकंटिन्यूटी कहा गया है। तो इसे आप समझ गए दोस्तों, जो यही डिसकंटिन्यूटी अर्थात जो एक क्रम को तोड़ता है, ठीक है, क्रम को तोड़ना ही डिसकंटिन्यूटी अर्थात कंटिन्यूअस जो निरंतर जो चला आ रहा है उसी को तोड़ना क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग दोस्तों एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डिसकंटिन्यूटी अर्थात क्या बनाया, एक असंबद्धता बनाया। उसी को हम जानते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से। तो आगे चल के हम देखते हैं, इसका पहले पूरा व्याख्या देखते हैं। जैसे ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, पर्पटी तथा मेटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, ऊपरी मेटल तथा निचला मेटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। तो देख लेते हैं एक एक करके, सबके बीच में सबका नाम अलग अलग डिसकंटिन्यूटी है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप समझ ले गए, जो बता रहे हैं दोस्तों एकदम छाप लीजिए दिमाग में, हर चीज़ समझ लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित यही ग्राफ है जहाँ से 70% से क्या 80% आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा यही ग्राफ से। तो बात कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन में था तो निचले मेटल तथा बाहरी कोर को के मध्य में पाया गया है। तो देख लीजिए आप, निचला मेटल, लोअर मेटल ये है दोस्तों, क्या लोअर मेटल, देख लीजिए थोड़ा सा, लोअर मेटल कौन सा है, ये है, ये भाग पृथ्वी को मान लीजिए आप ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, इसको इसी भाग में काट रहे हैं पृथ्वी को, तो ये एक पृथ्वी का कटा हुआ भाग है। तो अगर कोर से नीचे से या ऊपर, जैसे ऊपर हम जहाँ पे बैठे हुए हैं या चल रहे हैं, खड़े हैं, वो क्रस्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है, उसके नीचे अपर मेटल है, उससे नीचे क्या है, उससे नीचे क्या है, लोअर मेटल है, उससे नीचे क्या है दोस्तों, तो आउटर कोर है, उससे नीचे क्या है, इनर कोर, और सबसे बीच में क्या है, केंद्र। तो केंद्र से, और केंद्र पृथ्वी के केंद्र से लेके पृथ्वी के भूपर्पटी क्षेत्र तक के बीच में जो वो क्षेत्र है, उसी को क्या कहा गया है, संरचना, आंतरिक संरचना कहा गया है पृथ्वी। तो यहाँ पे आप जान लीजिए पहले एक एक करके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें 3 माध्यमों से प्राप्त हो सकती है। पहला, अप्राकृतिक रूप से, जैसे ताप, दाब,
ताप हो गया दोस्तों, दाब हो गया, और इसके साथ साथ में भौतिक परिवर्तन। और क्या, और दूसरा जानकारी हमें कैसे प्राप्त होता है, जैसे भूकंप, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया दोस्तों, इन सभी से हम जान सकते हैं क्या, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्योंकि जब मान लीजिए कहीं भूकंप ज़्यादा आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या है, आंतरिक हलचल ज़्यादा है, वो आंतरिक हलचल वहाँ पे ज़्यादा है, अर्थात वो क्षेत्र अशांत में है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आ रहा है। और भूकंप आने के कारण वहाँ पे ज्वालामुखी भी फट सकता है। जब ज्वालामुखी नीचे से फटता है तो जो केंद्र यानी कि मेटल का जो भाग होता है, मेटल या इन आउटर कोर का, वो कहाँ पे आता है, पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक है। उसी जो पृथ्वी के अंदर जो गलित रूप से या द्रव रूप से पदार्थ पाया जाता है उसे लावा कहा जाता है। वो लावा जब बाहर निकल, उसे दोस्तों मैग्मा कहा जाता है, क्या, मैग्मा कहा जाता है, सॉरी वहाँ पे हमने लावा बोला, तो उसे मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है, अर्थात वायुमंडल की सतह के संपर्क में आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तब उसे दोस्तों कहा जाता है, क्या बोलते हैं, तब उसे लावा बोला जाता है। अब बात इतना समझ गए। और उसके बाद प्राकृतिक स्रोत भी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आंतरिक संरचना के बारे में। तो आंतरिक संरचना जो है पृथ्वी का, यह एक कटा हुआ भाग है, देख लीजिए। तो इनके इधर क्या है, दूरी दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, इधर दूरी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में दोस्तों पूरा छाप लीजिएगा। कम से कम ये मान लीजिए 10 मिनट लगेगा, लेकिन आगे सारा क्वेश्चन भी 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा अगर ये आप पूरा समझ ले गए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, ये है क्रस्ट, ठीक है। यहाँ से लेके 30 किलोमीटर के बीच में, ऐसा कौन मानता है तो गुटेनबर्ग मानता है, क्या, गुटेनबर्ग मानता है कि 30, कहीं कहीं पे 30 किलोमीटर है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक भी क्रस्ट पाया जाता है। फिर उसके नीचे क्या पाया जाता है, अपर मेटल, ठीक है, या ऊपरी मेटल इसे कहा जाता है। उसके नीचे क्या पाया जाता है, लोअर मेटल पाया जाता है। उसके नीचे क्या पाया जाता है, आउटर कोर पाया जाता है। उसके नीचे इनर कोर, और इधर दूरी दिया गया है, ठीक है। अब एक एक करके आप यहाँ पे हम पहले डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इनर कोर और आउटर कोर को कौन तोड़ रहा है, तो इनर कोर और आउटर कोर को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लेहमन असंबद्धता या लेहमन डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर को दोस्तों और लोअर मेटल को बीच में जो, अर्थात जो अशांति उत्पन्न कर रहा है या एक रेखा या एक सीमा बना रहा है, उसी सीमा को क्या कहा गया है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद लोअर मेटल अपर मेटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता आता है, तो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता आता है। दिमाग में छाप लीजिए, अपर लोअर रेप्टी, अपर लोअर रेप्टी, ठीक है। और क्रस्ट अपर मेटल के बीच में मोहो असंबद्धता आता है, ठीक है। तो इसे पहले दिमाग में इधर छापिए। अभी यहाँ से संबंधित और क्वेश्चन है, उसे भी समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन जानेंगे। तो पहले एक बार हम आपको यहाँ जल्दी बता देते हैं थोड़ा सा। क्रस्ट ऊपरी मेटल, क्रस्ट ऊपर से अगर हम देखेंगे तो क्रस्ट ऊपरी मेटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी यानी कि सीमा बना रहा है, तो मोहो असंबद्धता बना रहा है। ऊपरी मेटल लोअर मेटल, ऊपरी मेटल लोअर मेटल, रेप्टी, क्या, लोअर रेप्टी, ठीक है, लोअर रेप्टी, ठीक है, याद रहेगा। और फिर उसके बाद लोअर मेटल आउटर कोर के बीच में कौन सा है, गुटेनबर्ग। उसके बाद आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेहमन असंबद्धता है। इसे दिमाग में दोस्तों एकदम छपा होना चाहिए और छाप भी लेना, कॉपी में भी उतार लेना। आगे बात करते हैं। तो इधर से दूरी से संबंधित हम आंतरिक संरचना को हम भागों में बांटा गया है। ये तो अंदर जैसे क्या एक पैमाना बना दिया गया है, उसी के अनुसार इसको हम देख रहे हैं। इधर क्या है, इधर दोस्तों गहराई के अनुसार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलेंगे, कहाँ से, क्रस्ट से चलेंगे, लगभग में 100 किलोमीटर तक आएंगे, तो इसे क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है, इस भाग को एस्थनोस्फीयर, क्या, एस्थनोस्फीयर या स्थल मंडल, हिंदी में क्या कहा जाता है, स्थल मंडल, ठीक है, एस्थनोस्फीयर से 100 किलोमीटर से लेके 2800 किलोमीटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, के भाग को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, क्या, लिथोस्फीयर। और 2800 किलोमीटर से लेके
2800 किलोमीटर से लेके 6,371 किलोमीटर के बीच में दोस्तों क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा उसे, बेरोस्फीयर। क्या, बेरोस्फीयर, ठीक है। तो बेरोस्फीयर, तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसी में दुर्बल मंडल होता है। क्या, दुर्बल मंडल। तो दुर्बल मंडल किसे कहा जाता है, एस्थनोस्फीयर को। क्या, एस्थनोस्फीयर को क्या कहा जाता है, दुर्बल मंडल कहा जाता है, ठीक है, एस्थनोस्फीयर को। और उसके बाद क्या आता है, जो बैरोमंडल है दोस्तों, बैरोमंडल अर्थात जो हमने बताया 2800 किलोमीटर से लेके 2800 किलोमीटर से लेके और पृथ्वी के केंद्र तक, उसे क्या कहा जाता है, बैरोमंडल कहा जाता है। क्या, बैरोमंडल कहा जाता है, या हिंदी में से गुरुमंडल भी कहते हैं। हिंदी में से गुरुमंडल भी कहते हैं, दिमाग में छाप लीजिए ये शब्द। गुरुमंडल किसे कहते हैं, तो बैरोस्फीयर, ठीक है। और लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बीच में कौन सा होता है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एस्थनोस्फीयर। क्या, एस्थनोस्फीयर के बारे में। तो एक एक करके इसको भी यहाँ से मान लीजिए सारा क्वेश्चन आता है। तो एस्थनोस्फीयर को क्या कहते हैं, तो एस्थनोस्फीयर में क्या क्या आता है, तो ऊपरी मेटल तथा ऊपरी मेटल के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, भूपर्पटी। क्या, भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट से लेके और ऊपरी मेटल अर्थात 100 किलोमीटर के बीच में लगभग में मान लीजिए ऊपरी मेटल के ऊपरी भाग तक क्या होता है, तो एस्थनोस्फीयर होता है। क्या, एस्थनोस्फीयर, ठीक है। उससे नीचे 100 किलोमीटर से लेके 2800 किलोमीटर के बीच में लिथोस्फीयर, इसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। क्या, लिथोस्फीयर। तो एस्थनोस्फीयर को क्या कहा जाता है, दुर्बल मंडल, अर्थात ये दुर्बल है, ठीक है, तभी तो ज्वालामुखी यहाँ से फट के बाहर निकल आता है, तो ये दुर्बल मंडल है, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फीयर के बाद बेरोस्फीयर को ही गुरु मंडल कहते हैं। तो ये दिमाग में छाप लीजिएगा। और थोड़ा एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि क्रस्ट को और क्या कहा जाता है, तो क्रस्ट को दोस्तों किनोड क्रस्ट कहा जाता है। क्या, किनोड क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरी क्रस्ट को क्या, किस नाम से, तो किनोड क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि किनके बीच में जैसे डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सा मिल रहा है, और उसके बाद इनको गहराई के अनुसार जैसे एस्थनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और उसके बाद दोस्तों कौन सा, उसके बाद बेरोस्फीयर। अब अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है, मोहों की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो 4 ऑप्शन दिया है, कैल्साइट, एपेटाइट, क्वार्टजाइट, कोरंडम। तो इसका पहले हम एक एक करके पूरा मोहर स्केल आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो ये है मोहर स्केल, ठीक है, ये है क्या, मोहर स्केल। तो टैल्क से स्टार्ट होता है। क्या, टैल्क से स्टार्ट होता है और हीरा पे ख़त्म होता है, और इसके अंतर्गत 10 क्या, लघु गणकीय 10 मान रखे गए हैं। तो टैल्क को यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी से संबंधित और पूछता है, ये तो मान लीजिए चारों 10 के नाम में ऑप्शन दे दिया है, कह रहा सबसे कठोर कौन सा है, तो जितने सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही सबसे कठोर होगा। जैसे हीरा सबसे कठोर है तो उसका संख्या 10 है, ठीक है। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। और जान लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत, मोहो जो स्केल है या मोहो कठोरता जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो पत्थरों के सामर्थ्य को जानने के लिए। क्या, पत्थरों के सामर्थ्य को जानने के लिए मोहो संबद्धता या पत्थरों की कठोरता को जानने के लिए मोहो कठोरता का प्रयोग किया जाता है। 10 ये है। सबसे नंबर पे टैल्क आता है नंबर 1 पे। इसको क्रम वाइज याद रखिएगा, उसका नंबर भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग के जो नाम से स्टार्ट हो रहा है उसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे टी, स्टार्टिंग में टैल्क, ठीक है, टी जिप्सम, टी जी, उसके बाद क्लू, ठीक है, क्लोराइट, ठीक है, क्लोराइट। उसके ऊपर क्या है, कैल्साइट, और के से कैल्साइट। तो पहला बना लीजिए टी के जी, टी जी के, क्या, टी जी के। दूसरा बना लीजिए क्लोराइट और एपेटाइट, आर्थोक्लेज। अब इसको भी रख लीजिए, क्लू मतलब KU, क्लू दोस्तों, ठीक है, और एपे KUA,
ए और एपेटाइट और डबल ए, ठीक है। एक से एपेटाइट, एक से आर्थो क्लोज, ठीक है। ए आर रख दीजिए, तो KUAAR, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रख के याद रख सकते हैं दोस्तों। तो इसका आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में पहले देख लीजिए, कैल्साइट है, एपेटाइट है, क्वार्टजाइट है, कोरंडम है। कैल्सेसाइट है क्या? कैल्सेसाइट है, क्वार्टजाइट है, कोरंडम है। तो सबसे लास्ट में आप देख लीजिए कोरंडम है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन दोस्तों कोरंडम होगा। क्या? कोरंडम होगा, क्योंकि ये 9वें स्थान पे है, तो इसकी कठोरता सबसे ज़्यादा है इन चारों ऑप्शनों में। तो इसे ज़रूर आप याद रखिएगा और अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद 2-4 बार आप देखिए, याद रखिए इसी प्रकार से। जैसे ट्रिक टी जी के का अर्थ तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्रम भी याद हो जाएगा। पहला टी है टैल्क, और जी है जेप्सन, और के है कैल्सेसाइट। इसी प्रकार से आप पूरा लास्ट में हीरा, कोरंडम, टोपाज। तो टी लास्ट में टी के एच, क्या? TKH, TGK, ठीक है। इसको आप याद रखिए, और इस प्रकार से ये 6 आपको याद हो जाएंगे, बचेंगे 4 को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है अभी आपका, क्या कह रहा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का परीक्षण कीजिए। जैसे एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघला अवस्था में है, ठीक है। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है। पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके, पहले ऑप्शनों को देख लेते हैं। कह रहा पहला है एस्थेनोस्फीयर, तो एस्थेनोस्फीयर वहाँ पे बताया था हमने, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बेरोस्फीयर। पीछे हमने क्वेश्चन पे दोस्तों, अभी हम दिखा देते हैं एक बार फिर से आपको। इधर हमने क्या बताया था? ये है सबसे ऊपर क्रस्ट और नीचे, तो उसमें क्या दिया है? कह रहा है कि लिथोस्फीयर आंशिक रूप से थोड़ा सा क्या होता है? गला होता है। तो इसमें देखिए, इसमें 30 किलोमीटर तक दिया गया है, और मान लीजिए 0 से लेके 100 किलोमीटर तक आएंगे, तो 70 किलोमीटर जो हम आ रहे हैं, तो किसके भाग में आ रहे हैं? अपर मेटल के भाग में आ रहे हैं। तो अपर मेटल जो होता है दोस्तों, वो आंशिक रूप से क्या? द्रव अवस्था में, थोड़ा द्रव में रहता है, थोड़ा कड़े में, ठीक, कठोर में भी रहता है। और उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे द्रव में अवस्था में होता है। क्या? ये एकदम द्रव अवस्था में होता है। इसके नीचे क्या होता है? कोर में, ठीक है। तो ये सब अभी इसके नीचे भी द्रव अवस्था, फिर उसके बाद सबसे कठोर द्रव अवस्था में सबसे नीचे कोर में होता है। इसी को अब एस्थेनोस्फीयर आप समझ गए ना। तो थोड़ा आंशिक द्रव अवस्था में भी, क्योंकि 0 से लेके 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर अर्थात जो 70 किलोमीटर बच रहा है वो अपर मेटल के अंतर्गत आ रहा है। और बात कर लेते हैं, दूसरा है लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, ठीक है। क्या दोस्तों? कह रहा है लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग में जो है वो 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है, तो ये बात एकदम सही है दोस्तों। क्या? ये बात एकदम से सही है। और पृथ्वी की दोस्तों, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है, तो इसके क्या होता है? और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्य मैग्नीशियम से बना होता है। तो यही गलत है। क्या गलत है? मैग्नीशियम से नहीं होता है। सियाल सीमा नीफे, सियाल मतलब सिलिकॉन, सियाल क्या होता है? यस, सियाल दोस्तों, सियाल होता है। फिर उसके बाद सीमा होता है, सीमा, ठीक है, अर्थात सिलिकेट मैग्नीज। ये दोस्तों जो होता है, ये कोर में नहीं होता है, ये मध्य में पाया जाता है। क्या? ये मध्य में पाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? तो जो ये ऑप्शन है, क्योंकि अगर कोर में बात करें, नीफे पाया जाता है, निकिल और आयरन। कोर में क्या होता है? निकिल और आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन यही डी सही है। तो लिथोस्फीयर की जो मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर से ही शुरू होती है। तो ए, बी और सी ये सही है। ऑप्शन तीसरा इसका सही करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं पृथ्वी ग्रह की आंतरिक संरचना में मेटल के नीचे तथा कोर के मुख्य रूप में से निर्मित होता है। क्या? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्रोमियम और लोहा।
तो पहले ही बता चुके हैं दोस्तों क्या क्या, निकिल और लोहा कहाँ पे पाया जाता है, तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे, अर्थात जो मेटल लोअर मेटल अपर मेटल होता है, तो मेटल के नीचे क्या होता है, आउटर कोर और इनर कोर होता है। तो उस इनर कोर आउटर कोर में क्या पाया जाता है, मुख्यतः लोहा और निकिल पाया जाता है, कठोर धातु उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है, ये सबसे भूपर्पटी पर भाग में पाया जाता है और नीचे प्लवन मंडल में भी देखने को मिलता है। और आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी वही है लगभग में, कह रहा है मेटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है को कहा जाता है। वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों ना, गुरुमंडल, मेसोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। जिसपे कह रहा है मेटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है को कहा जाता है। तो मेटल के ऊपरी भाग को यह पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आप समझना है तो मेटल के ऊपरी भाग को पूछ रहा है। जैसे हमने अभी पीछे चित्र बताया था, अपर मेटल जो है तो उसके ऊपरी भाग को जिस पर पृथ्वी यानी कि क्रस्ट जो है वो प्लवन करता है, अर्थात प्लवन का अर्थ होता है फ्लोटिंग। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो फ्लोटिंग या उत्प्लवन करती है या उस पर तैरती है, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। बेरोस्फीयर किसको कहा जाता है, 2800 किलोमीटर से लेके पृथ्वी के केंद्र तक के बीच। मेसोस्फीयर ये दोस्तों वायुमंडल से संबंधित है। मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर जो ये संबंधित है, वायुमंडल आप पढ़े होंगे जो चैप्टर है वायुमंडल, उसमें मेसोस्फीयर आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोस्फीयर उसे कहा जाता है, जल विज्ञान को हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह रहा है, पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, तो ट्रायसिस, जुरासिक, क्रिटेशियस, परमियन। तो ऑप्शन सही है, सभी जानते हैं डायनासोर जुरासिक युग का सबसे बड़ा प्राणी था। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, गुटेनबर्ग, वही दोस्तों फिर आ गया क्वेश्चन, कह रहा है गुटेनबर्ग असंतता या असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, ये तीनों शब्द प्रयोग हो सकते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो दिमाग में आप किस प्रकार से पूछा जाता है छाप लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो किसके बीच पाई जाती है, परपड़ी तथा प्रवाह तथा क्रोड, ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, ऊपरी प्रवाह तथा निचला प्रवाह। तो अब बात करते हैं पपड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, तो क्रस्ट को। ऊपर वहाँ जो चित्र देख लीजिए अपने दिमाग में, उसे चित्र को लाइए, तो पपड़ी उसमें क्या है, क्रस्ट को पपड़ी कहा गया है। प्रवाह में क्या कहा गया है, जिस पर क्या पपड़ी तैरता है, जिस पर पपड़ी तैरता है उसे क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। जो दुर्बल मंडल है, क्या दुर्बल मंडल को क्या कहा गया है दोस्तों, दुर्बल मंडल को प्रवाह कहा गया। प्रवाह तथा क्रोड अर्थात कोर, ठीक है, दुर्बल मंडल और क्रोड के बीच में ऊपरी क्रोड तथा निचली क्रोड, ठीक है, और ऊपरी प्रवाह तथा निचला प्रवाह। तो पहले भी बात कर चुके हैं क्या, प्रवाह यहाँ पे अर्थात प्रवाह तथा क्रोड क्या जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो प्रवाह और क्रोड के बीच में, अर्थात ऑप्शन इसका बी सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे देखिए किस प्रकार से फिर से यह क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे प्रवाह दिया है, क्या प्रवाह दिया है, तो किसे प्रवाह दिया है, जो ऊपरी मेटल का भाग है उसे क्या दिया गया है, वो लोअर मेटल जो प्रवाह है भाग है उसे क्या कहा गया है, प्रवाह कहा गया है, और क्रोड के बीच में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप समझ गए। और दोस्तों पपड़ी तथा प्रवाह के बीच में क्या था, मोहो डिसकंटिन्यूटी था। ठीक है, क्या था, मोहो डिसकंटिन्यूटी था। और मेगलन जो है ऊपरी क्रोड तथा निचले क्रोड के बीच में था। और पीछे हमने पूरा विस्तृत व्याख्या कर ही दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा फिर वही क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता सब अलग अलग तरीके से। तो बाह्य अंतरंतम तथा मेटल कोर को हिंदी में अंतरंतम कहा जाता है, याद रखिए, या केंद्र दे सकता है, पृथ्वी का केंद्र या अंतरंतम, दो शब्द यही देगा, ये दिमाग में छाप लीजिए। यही सब इधर उधर पलट करके बार बार पूछता है। ठीक है, बाकी सब कुछ पीछे बता ही चुके हैं चारों ऑप्शनों के बारे में, वही ऑप्शन चारों रहेंगे। भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, जियोग्राफिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं, यह भी क्वेश्चन उसी तरीके से। तो सियाल सबसे ऊपरी जो भाग में सियाल पाया जाता है, फिर सीमा, फिर सबसे नीचे निफे पाया जाता है। तो कह रहा पृथ्वी का अधिकांश भाग मेटल से बना है, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सागर तल सीमा से बना है, सीमा सियाल के ऊपर है तो तैर रहा है। तो देख लीजिए इस प्रकार से, इसको भी आप एक ग्राफ, इसको भी आप दिमाग में छाप लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, अगर ये ग्राफ आपको याद रहेगा, सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे, ऊपर से नीचे, ठीक है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेटल है तो वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, तो पृथ्वी की जो परत है वो सियाल से बनी है, ये बात सत्य है। देख लीजिए सबसे ऊपर ये है पृथ्वी की सतह। और कह रहा है सागर तल सीमा से बना है, सागर तल जो है वो सियाल के ही ऊपर है सागर तल दोस्तों, ठीक है। तो सागर तल जो है वो सियाल से ही है, तो ये ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों गलत है। सीमा सियाल के ऊपर है, देखिए सीमा जो है, अगर ऊपर से नीचे ऐसे आएंगे, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो पहले यानी कि इसके ऊपर सियाल के ऊपर कौन होगा, सीमा होगा दोस्तों, ठीक है। सियाल के ऊपर सीमा होगा, तो इस प्रकार इसको यहाँ पे देखिए, थोड़ा ये कन्फ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं, केंद्र से देखने लगते हैं, नीचे से ऊपर देखने लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर नहीं देखना है हमें, अगर ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। सीमा जो है, सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए इसके ऊपर ही तो तैर रहा है, अगर नीचे से ऐसे देखते हैं तो इसके ऊपर से तैर रहा है, ऊपर से किसके ऊपर, तो सियाल के ऊपर। सीमा जो है, सीमा के ऊपर कौन, सियाल तैर रहा है। और बात कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इसका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं, इसका अधिकांश भाग मेटल से, तो ये भी बात सही है। अगला थोड़ा सा दोस्तों ये, तो कह रहा भू संतुलन प्रक्रिया की व्याख्या एरी एवं प्रांट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई। तो ऑप्शन है हिस्कन द्वारा, होम्स द्वारा, जोली द्वारा और बेफोर्ड द्वारा। तो भू संतुलन परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टि, एग्जाम के दृष्टि से। इसको होम ने दिया था, क्या, होम ने इसको दिया था दोस्तों। तो भू संतुलन की परिकल्पना किसने दिया था, होम्स ने दिया था। क्या, भू संतुलन की परिकल्पना किसने दिया था, होम्स द्वारा दिया गया था। और एरी और प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई है, ठीक है। ऐसा किसने किया था, होम्स ने किया था। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कह रहा है भारत देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार तथा पूर्वी पश्चिमी विस्तार है। तो इसका ऑप्शन जो सही है, उत्तर से और दक्षिण के बीच में देखें तो 32 से 14 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम के बीच में अगर देखें, अर्थात इधर से ऐसे, जो ये हमारा मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऐसे कह रहा है। तो ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। तो ये हमारे भारत का है, तो इसे याद रखिए दोस्तों दिमाग में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी तरल अवस्था में निकिल और लोहे के से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सियाल सीमा निफे। तो निफी को ही क्या कहते हैं क्या, Ni, इसका जो रासायनिक प्रतीक है Ni से निकिल होता है, और Fe, ठीक है। तो नीफे इसे हिंदी में नीफे कहते हैं, ठीक है, नाइफ या नीफे। आगे बात कर लेते हैं, मेटल के ऊपरी हिस्से का सघनता का विस्तार होता है। तो मेटल के ऊपरी हिस्से की सघनता कितना है दोस्तों, तो कितना है, तो 3.2 से लेके 3.5 के बीच में मेटल की क्या है सघनता का विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। मोहो असंबद्धता से लगभग 29 किलोमीटर की गहराई तक मेटल का विस्तार है। तो मोहो संबद्धता देखे थे, असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है दोस्तों, या मोह असंगतता। तो 3 नामों से इसको आप याद रखिए, इसी प्रकार से पूछता है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। बाह्य पृष्ठ
भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता है। भूपृष्ठ प्रवाह से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। प्रवाह कोर मेटल अर्थात मेटल कोर सीमा के सहारे पी लहरें के वेग में अचानक वृद्धि होती है। चौथा है पृथ्वी की आंतरिक कोर गलित अवस्था में होता है। तो इसमें कह रहा है सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या 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 इसमें क्या क्या क्वेश्चन सही है। तो इसमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्या पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्या बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व जो है वो कितना है 2.8 है। अगर पूर्ण रूप से पृथ्वी का औसत घनत्व पूछे तो 5.5 है। कितना है 5.5 देखने को मिलता है। और देखो दोस्तों मेटल के ऊपरी भाग का घनत्व कितना है तो 3 से लेके 3.5 के बीच में देखने को मिलता है। और जबकि भूपृष्ठ यानी कि परपटी का जो है तो 2.8 देखने को मिलता है। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। और दूसरा भूपृष्ठ प्रवाह से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा अलग किया जाता है तो गलत है। मोहो असंबद्धता क्या मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी द्वारा भूपृष्ठ और प्रवाह एक दूसरे से अलग होते हैं या पृथक होते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे रख दीजिए। तो सबसे ऊपर क्रस्ट, नीचे प्रवाह, मेटल और क्रस्ट के बीच में मोह असंबद्धता है। और प्रवाह कोर अर्थात कोर मेटल सीमा के सहारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि होती है। तो ये बात एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि जितना सघन माध्यम होगा उतने तेज लहरों की वेग भी उतने ज़्यादा होगा। अगला कह रहा है एक मिनट दोस्तों और बात कर लेते हैं। यहाँ एक नई चीज़ और जानेंगे, चौथा ऑप्शन कैसे गलत है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी का जो कोर है, जहाँ कोर है वो क्या गलित अवस्था में है, जबकि पीछे हमने क्या बताया था वो काफ़ी सुदृढ़ अवस्था में था, अर्थात वो बहुत कठोर, अर्थात इनर कोर जो होता है वो क्या ठोस अवस्था में होता है, क्या बहुत कठोर होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। आउटर कोर और लोअर मेटल के बीच जो पार्ट होते हैं वो गलित अवस्था में होते हैं। और अपर मेटल जो होता है वो अर्धगलित अर्थात वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चौथा भी ऑप्शन इसका गलत है। इसका 1 और 3 सही ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। जो आधुनिक मत है, पहले जो मत था वो सब मानते थे कि नहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो क्या किस अवस्था में होगा, गलित अवस्था में होगा, लेकिन नहीं, वो वहाँ पे क्या निफे पाया जाता है, क्या निफे, जिसके कारण वो ठोस अवस्था में वहाँ पे अर्थात आंतरिकतम उसे कोर को क्या कहा जाता है, कोर, क्रोड या अंतरतम, क्या अंतरतम या केंद्र, ये 3 भाग 4 नामों से कोर को या क्रोड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन, क्या क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पटी में, मेटल में, बाह्य क्रोड में या आंतरिक क्रोड में। तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है सर्वाधिक आयतन तो और द्रव्यमान, ये 2 चीज़ पूछ रहा है। पृथ्वी का जो आंतरिक अगर संरचना हम अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा आयतन और द्रव्यमान किसका है, मेटल का है, क्योंकि लोअर मेटल, अपर मेटल, क्या लोअर मेटल और अपर मेटल जो है सबसे बड़ा है। आगे बात कर लेते हैं प्लेस्टोसीन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन आप दोस्तों देख ही रहे हैं, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसीन, हेलोसीन, इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट है। आगे बात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की निम्नलिखित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें दिया गया है। तो पृथ्वी की आयु जानने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर दोस्तों, क्योंकि ये पृथ्वी की आयु के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है पृथ्वी की आयु के बारे में, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों थोरियम और सीसा। क्या थोरियम और सीसा, पृथ्वी की जो आय है उसको हम किससे याद करते हैं, थोरियम और सीसा से या यूरेनियम पदार्थ से याद करते हैं। आगे कह रहा है ये चार कूट दिए गए हैं और चारों कूटों का सही आंसर हमें यहाँ पे देना है दोस्तों। तो चारों कूटों को हम देख लेते हैं, ये 4 कूट क्या क्या है। तो ऑप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। क्या इसके ऑप्शन के बारे में, तो पहला है धरातल से भूगर्भ की ओर। क्या धरातल से भूगर्भ की ओर अगर हम चलते हैं, क्या भूगर्भ की ओर अर्थात परपटी से नीचे
पृथ्वी के केंद्र के साइड में चलते हैं तो कह रहा है औसतन क्या ताप जो है औसतन 32 मीटर पर 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, अर्थात 32 मीटर जैसे नीचे जाएंगे 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन ये सही है, ये कूट क्या सही है। परंतु और बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम में आगे ऐसे भी पूछ सकता है और थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान किसी वृद्धि से दर से गिरावट भी आती है, अर्थात पहले तापमान बढ़ता है, 32 किलोमीटर जाएंगे तो 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या होता है घटने भी लगता है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर चलने पर, पृथ्वी के नीचे चलने पर कितना तापमान बढ़ेगा, तो 12 अंश सेल्सियस, इसे दिमाग में छाप लीजिए। इसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई पर में से प्रत्येक किलोमीटर पर 202 अंश सेल्सियस बढ़ने लगता है, अर्थात और तेज़ी से बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद और धीरे धीरे जाके फिर अंत में कम हो जाता है, कहाँ पे, इनर कोर में, ठीक है, वो ठोस अवस्था में। और क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, कह रहा है पृथ्वी की बाह्य परत में सिलिका और एल्युमिनियम है, तो सियाल, सियाल क्या, SiAl, तो इसी को क्या कहते हैं, सियाल। तो ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम, SI को डिनोट करता है सिलिका, और Al किसको डिनोट करता है, एल्युमिनियम को। तो सही है ये बात। भू कोड में या क्रोड में घनत्व 10 से 12 है, तो ये बात भी सही है। भूगर्भ के भूकंपीय तरंगों का संचार समान गति से होता है, तो यही गलत है, क्योंकि सभी जो तरंगे हैं उनका गति अलग अलग है। तो 1 2 3 ही इसका सही है, देख लेते हैं ऑप्शन है तो 1 2 3 बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, कह रहा है भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल नहीं है। द्वितीय श्रेणी का पूछ रहा है, तो इसमें दोस्तों क्या द्वितीय श्रेणी का पूछ रहा है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। तो महासागर जो है ये द्वितीय टाइप का है, पठार जो है द्वितीय टाइप का है, ठीक है। इसी तरीके से पर्वत भी द्वितीय श्रेणी का स्थल है, लेकिन जो मैदान है ये तृतीय, क्या, भूगर्भ दृष्टि से अगर हम देखें तो तृतीय श्रेणी का आता है, क्या, तृतीय श्रेणी का। और नहीं, सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैदान भी द्वितीय श्रेणी में आता है, जबकि महासागर और महाद्वीप, यहाँ पे हमने यहाँ गलती कर दी है यही बताने के लिए थोड़ा सा, तो आप ये समझ लीजिए महाद्वीप और महासागर को क्या प्रथम उच्चावच या प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है भूगर्भ शास्त्रीय के दृष्टि से। और अगर हम द्वितीय श्रेणी या द्वितीय उच्चावच, इसे को उच्चावच भी कहते हैं, ठीक है, द्वितीय उच्चावच के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान ये सब आते हैं। तृतीय में नदी की सरिता, क्या, नदी की जो धारा होती है वो तृतीय में आता है, क्या, तृतीय उच्चावच या तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन दोस्तों प्राथमिक लहरें, क्या, पी को प्राथमिक लहरें या प्राइमरी, और PSL 3 लहरें होती हैं, और यस को सेकेंडरी लहरें या द्वितीयक लहरें के नाम से जानते हैं, यस और L लॉन्ग, ठीक है, ये तृतीय टाइप का लहर है। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका प्राथमिक यानी कि कोर मध्य क्षेत्र में प्राथमिक लहरें जो होती हैं वो चलती हैं। तो प्राथमिक लहरें किसमें चलती हैं, ठोस, तरल और तथा गैसों तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं, कौन, प्राथमिक लहरें। और इसी कारण प्राथमिक लहरें ही कोर के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्था में है। द्वितीय तरंग केवल ठोस में ही चल सकती हैं, अर्थात ठोस में ही चलेंगी, और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं, अर्थात जो सुनामी आता है दोस्तों वो प्राथमिक लहरों के कारण ही आता है, क्या, प्राथमिक लहरों के। इसी को लॉन्गिट्यूडिनल भी लहर क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहा जाता है तरंग, ठीक है, वेब, लॉन्गिट्यूडिनल वेब। और द्वितीय तरंग लहरों को क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी या ट्रांसवर्से लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य है और ये लंबवत है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वही क्वेश्चन है पुराना, पृथ्वी के भूपर्पटी तथा ऊपरी मेटल के भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम की शक्ति से प्राप्त होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के संवहन से। ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ क्योंकि होते हैं नीचे, उसके कारण ही उन्हें ऊर्जा मिलता है, अर्थात पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो प्लेटों पर घूमती रहती है। आगे बात कर लेते हैं,
मोह आसक्तता, क्या मोह आसक्तता डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो परपटी मेटल के मध्य पीछे भी बता चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा इसका व्याख्या करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और बात कर लेते हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्या कह रहा है इसमें। तो कह रहा है पहले में, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो, अर्थात एक ही प्रकार के क्या होता उसमें घनत्व होता, जैसे ऊपरी जो है परत उसका घनत्व तो कुछ कम है, नीचे वाला और ज़्यादा है, तो इस प्रकार से बात कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है क्या सही है दोस्तों, ठीक है। तो क्या सही है, तो इसमें देख लेते हैं, भूकंपीय लहरें आसमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीध में पहुंच जाती। अगर एक ही प्रकार का होता तो एक सीध में ही पहुंच जाती, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस में ऐसा होता है, ठीक है। भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंचती, यही बात सही है क्या, एक सीधी रेखा में भूकंपीय लहरें समान गति से, जबकि ये असमान गति दिया है, क्या यहाँ पे असमान गति दिया है, क्या पृथ्वी की कोर तक असमान लहरें, जबकि ये बात गलत है। तीसरा कह रहा है फिर असमान गति वक्राकार दे रहा है। चौथा दे रहा है समान गति लेकिन मार्ग बदल दे रहा है, क्या वक्राकार, जबकि मार्ग क्या होगा, सीधी रेखा होगा। अगर एक ही प्रकार का ठोस होगा, एक ही प्रकार के पदार्थ से निर्मित पदार्थ होगा वो, तो वो क्या होगा, सीधी रेखा में उसमें चलेंगी लहरें और पृथ्वी के कोर तक समान रूप से जाएंगी। आगे मंडल कहाँ पर स्थित है, तो बाहरी तथा और आंतरिक कोर में, ऊपरी तथा निचले प्रवाह के बीच में, निचले प्रवाह से ठीक ऊपर, ऊपरी प्रवाह के ठीक ऊपर, महासागरीय परपटी के ठीक ऊपर। ये थोड़ा सा अलग पूछा गया है एस्थेनोस्फीयर को, दुर्बल मंडल। तो महासागरीय परपटी के ठीक ऊपर जो होता है, अर्थात जो हमारा क्रस्ट है, भूपरपटी है, उसी को क्या कहा गया है, एस्थेनोस्फीयर कहा गया है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। मेसोस्फीयर किसे कहा गया है, ऊपरी तथा निचले प्रवाह, अर्थात प्रवाह को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, मेटल कहा जाता है, ठीक है, उसे लिथोस्फीयर कहा गया है। बेरोस्फीयर ऊपरी और बाह्य कोर, यानी कि बाहरी और आंतरिक, अपर कोर एंड और लोअर कोर के बीच को क्या कहा गया है, बेरोस्फीयर कहा गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अब ये इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट सागर परपटी का औसत घनत्व होता है। बेसाल्ट सागर का ये दोस्तों पूछ रहा है, क्या बेटा बेसाल्ट सागर का तो बेसाल्ट सागर परपटी जो होता है वो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, किसका, औसत घनत्व, ये बेसाल्ट का, ठीक है, 3, ठीक है, क्योंकि अगर मोह असंबद्धता देखेंगे तो बेसाल्ट लगभग में 3 में उसकी कठोरता 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। मेन जो कॉन्सेप्ट है हमने आपको समझा दिया है। आप एक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, लिथोस्फीयर, मिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बेरोस्फीयर किसे कहते हैं वो पीछे हमने बताया है। और क्या बोलते हैं, कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटी हैं आप उसे देख लीजिएगा, जैसे लेहमन, ठीक है, रेप्टिली, लेहमन, गुटनबर्ग और मोहो स्केल, ठीक है, इन सभी के बारे में भी बढ़िया से अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। उसके बाद गहराई आप याद कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ में आपको क्या याद करना है, मोहो स्केल 1 से लेके 10 तक याद कर लेना है दोस्तों। TKG और TKC ऐसे, TKH ऐसे आपको ट्रिक से याद कर लेना है। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त हो